खालिद ने कोठरी में आकर मोमबत्ती रोशन कर दी और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की से कहा, यहाँ बैठ जाओ रजिया बहन। लड़की चारपाई पर बैठ गई। इसने मुझे जेब से निकाल कर अपने हाथ में ले लिया और लड़की से कहा, तुमको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब बताने की जरूरत नहीं कि ये सांप मेरा दोस्त करमदाद है। इस पर एक सपेरे ने जादू करके सांप बना दिया है, मगर ये किसी भी वक्त अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ सकता है। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। फिर इसने रजिया को मुख्तसर अल्फाज में बताया कि हमारा मिशन गैर बंगाली औरतों को आज़ाद कराना और मुक्ति बाहिनी वालों को इनके जुल्म की सजा देना है। लड़की का डर खौफ काफी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन एक सांप को खालिद की कलाई में लिपटा हुआ देखकर और इसको इंसानी आवाज में बातें करते सुनकर इस पर एक दहशत सी जरूर थी। मैंने लड़की से पूछा कि वो मशरकी पाकिस्तान में कहाँ रहती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने बताया कि इसकी शादी को 2 साल गुजरे हैं, इसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। इसका खामद गैस के चूल्हों की मुरम्मत का काम करता था। इसकी वजीराबाद में दुकान थी। किसी ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान के शहर खिलना में एक बड़े मशहूर हकीम साहब हैं, वो रूहानी इलाज भी करते हैं और इनके इलाज से 5 औरतों को भी औलाद मिल चुकी है। इसका खामद इसे लेकर मशरकी पाकिस्तान आ गया। इसने आंसू पोंछते हुए कहा, हम खिलना में हकीम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि वो 2 माह का कोर्स पूरा करना होगा। उन्होंने मुझे खाने को गोलियां भी दी और कहा कि मैं 40 दिन वजीफा करूंगा। इस दौरान मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई। मैंने अपने खामद से कहा कि वापस वजीराबाद चले चलो। वो बोला इलाज अधूरा रह जाएगा और ये गड़बड़ मामूली है, जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ बढ़ गई। ऐसी क़यामत मची कि कुछ मालूम ना हो सका कि क्या हो रहा है। हिंदू बंगालियों ने पंजाबियों, पठानों और मुसलमान बाहरियों के मकानों को आग लगाना शुरू कर दी। फिर मुक्ति बाहिनी वाले भी इंडिया से आ गए जो बंगाली नहीं थे, इनको कत्ल किया जाने लगा। हम किसी तरह खिलना से निकल कर चिटागांग आ गए। वहाँ मेरे खामद का एक मिलने वाला रहता था। हमें वहाँ आए दूसरा दिन था कि रात को हमारे घर पर मुक्ति बाहिनी वाले आ गए। उन्होंने मेरे खामद को गोली मार डाला और मुझे उठा कर ले गए। लड़की रोने लगी। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई। कमांडो खालिद ने और मैंने इसे हौसला दिलाने की कोशिश की, मगर लड़की के आंसू नहीं थमते थे। खालिद ने इसे चारपाई पर लेट जाने को कहा और मुझसे बोला, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, तुम यहाँ रह कर रजिया बहन की हिफाजत करो। वो मुझे कोठरी में छोड़ कर चला गया। लड़की चारपाई पर सर झुकाए बैठी दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने भी इसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, रजिया बहन, ये एक क़यामत थी जो आई और अपने साथ सैकड़ों खानदानों को तबाह बर्बाद करके गुजर गई। खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें गुनाहों की दलदल से निकाल दिया है। मशरकी पाकिस्तान में न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने गैर बंगालियों का खून गलियों और बाजारों में बह गया और वो शहीद हो गए। न जाने कितनी औरतों के सुहाग उजड़ गए। बहन, तुम भी सब्र करो, शायद खुदा को यही मंजूर था। लड़की ने रोंदी हुई आवाज में कहा, खुदा जाने अभी मेरा क्या हाल होने वाला है। मैं वजीराबाद अपने माँ बाप, बहन भाइयों के पास कैसे पहुँचूंगी? वो तो यही समझ रहे होंगे कि मैं मर चुकी हूँ। काश मैं भी जमील के साथ ही मर जाती। और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जमील इसके शहीद खामद का नाम था। मैंने इसे कहा, बहन, हम तुम्हें जहन्नम से निकाल लाए हैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भी जरूर पहुँचा देंगे। तुम फिक्र न करो, ये हमारा फर्ज है जिसे हम जरूर पूरा करेंगे। इसने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भाई तुम तो एक सांप हो, तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास कैसे पहुँचा सकोगे? मैंने इसे कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे और भी मुसलमान मुजाहिद हैं। वो तुम्हें खुद पाकिस्तान तुम्हारे घर पहुंचा कर वापस आएंगे। न जाने कुछ देर बाद किस होटल से कमांडो खालिद थोड़ा बहुत खाने पीने को ले आया। इसने रजिया को मजबूर करके कुछ खिलाया। इसने भी लड़की को तसल्ली दी और कहा कि हम लोग इसे हर हालत में पाकिस्तान इसके घर पहुंचाएंगे। लड़की को कुछ इत्मीनान हो गया। कहने लगी, तुम लोग फरिश्ता बनकर आए हो, खुदा तुम्हें इस नेकी का बड़ा सवाब देगा। मैंने कहा, रजिया बहन, हमने सवाब की खातिर ये सब कुछ नहीं किया। ये तो एक मुसलमान हैसियत से हमारा फर्ज था। ये बताओ कि तुम्हें कुछ और औरतों का भी इल्म है जिन्हें मुक्ति बाहिनी वाले उठाकर यहाँ कोलकाते ले आए थे? रजिया ने गहरी सांस भरकर कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे यहाँ इन दरिंदों ने अकेली ही रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। लड़की ने कहा, खुदा ने दोनों जालिमों से मेरी बर्बादी का बदला ले लिया। इनकी लाशें देखकर मेरा सीना ठंडा हो गया था। मैंने कमांडो खालिद से कहा, मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में यहाँ से निकलकर हैदर भाई के पास चले जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? कमांडो कुछ सोच कर बोला,
वहाँ जाना ठीक नहीं है। हैदर भाई की खोली इंटेलिजेंस वालों की निगाहों में आ चुकी है। हम रजिया बहन को लेकर वहाँ गए तो डर है कि पकड़े जाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। खालिद कहने लगा, मैं आधी रात के बाद हैदर के पास जाऊंगा और इसे लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अगर वो ना आ सका तो इससे मशवरा जरूर करूंगा कि रजिया को हम कैसे पाकिस्तान पहुंचा सकते हैं। मैंने खालिद से कहा, मेरा मशवरा तो यही है कि हम रजिया को लेकर भोपाल चले जाते हैं। वहाँ अपने मुजाहिदों की ड्यूटी लगाएंगे कि वो रजिया को अपनी हिफाजत में मकबूजा कश्मीर और वहाँ से जंगबंदी लाइन पार करके आज़ाद कश्मीर ले जाएं और इसे इसके घर वजीराबाद छोड़ आएं। कमांडो खालिद कहने लगा, मेरे ख्याल में यही तरीका कार ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ कोलकाता में हैदर भाई के इतने वसाइल नहीं हैं। भोपाल में हमारे पहुँचने तक दोनों मुजाहिद कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन को श्रीनगर छोड़कर वापस आ चुके होंगे। वही रजिया बहन को अपने साथ आज़ाद कश्मीर और वहां से वजीराबाद ले जाएंगे। दोनों तजुर्बाकार भी हैं और जंगबंदी लाइन के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। मैंने कहा, तो फिर क्यों ना हौड़ा स्टेशन से सुबह सुबह भोपाल जाने वाली कोई गाड़ी पकड़ लें। हैदर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तजवीज़ भी मुनासिब है। मैं भोपाल पहुंचकर हैदर को किसी तरीके से इत्तला कर दूंगा कि हम भोपाल आ चुके हैं। मैंने कहा, लेकिन एक बात है, कोलकाता में अभी मुक्ति बाहिनी वाले मौजूद हैं। हमें इनसे भी इंतकाम लेना है और इन्हें इनके जुल्म सितम की सजा देनी है। और अगर यहाँ किसी जगह अगवाशुदा औरतें हों तो इन्हें भी रिहा करवा कर पाकिस्तान पहुंचाना है। कमांडो खालिद बोला, हम रजिया को भोपाल में अपने मुजाहिदों के साथ कश्मीर की तरफ रवाना करके दोबारा यहाँ वापस आ जाएंगे। आखिर यही तय पाया कि हमें कोलकाता से सीधा भोपाल ही जाना चाहिए। इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। लड़की को हमने मजबूर करके चारपाई पर सुला दिया कि वो कुछ देर आराम करे। स्टेशन पर जाने से पहले इसे उठा देंगे। रजिया बेचारी जाने कब की जागी हुई थी, चारपाई पर सिमट कर पड़ गई और थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो रही थी। मैंने खालिद से कहा, तुम्हारे पास भोपाल तक का 2 आदमियों का किराया है। इसने बताया कि इसके पास काफी पैसे हैं। मैंने कहा, रजिया को अपने साथ ट्रेन पर बिठाना, औरतों वाले डिब्बे में अकेली न बिठाना। मैं अपने साथ ही बिठाऊंगा। अब ये मालूम नहीं कि भोपाल जाने वाली गाड़ी किस वक्त छूटती है। मैंने कहा, सुबह होने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। भोपाल की तरफ जो गाड़ी भी जाती होगी इसमें बैठ जाएंगे। यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ख्याल है सुबह तक कलाल खाने वालों को मुक्ति बाहिनी वालों की लाशों का पता चल जाएगा। तो फिर अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं, हो सकता है कोई गाड़ी मिल जाए। रजिया को जगा दो, अभी चलते हैं, मैंने कहा। खालिद ने रजिया को जगा दिया। रजिया बहन, हमें अभी जाना होगा। वो उठकर बैठ गई। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर अपनी कमीज की जेब में डाला और रजिया से कहा, मेरे साथ आ जाओ। इलाका गैर आबाद था। रात के वक्त इधर और भी सन्नाटा था। हम कॉलोनी से हटकर जा रहे थे। दरिया एक तरफ रह गया था। दूर से दरियाए हुगली के पुल की रोशनियां नजर आ रही थीं। एक जगह से रिक्शा मिल गया। हम स्टेशन पर आ गए। कोलकाता के 2 स्टेशन थे, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ। एक स्टेशन का नाम हुडा है, दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। भोपाल की तरफ गाड़ियाँ हुडा जंक्शन से जाती थीं। हुडा जंक्शन पर बहुत रौनक थी। धोती कुर्तों वाले बंगाली आम नजर आ रहे थे। बांग्लादेश बन जाने की वजह से यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा हो गई थी। पुलिस भी थी और मिलिट्री पुलिस के आदमी भी थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, ज्यादा होशियार रहना खालिद भाई, पुलिस इधर उधर फिर रही है। इंटेलिजेंस वाले भी जरूर होंगे। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा, खुदा के लिए तुम खामोश रहो। रजिया ने चूंकि बंगाली औरतों की तरह साड़ी नहीं पहनी हुई थी, वो शलवार कमीज में थी, इसलिए बंगाली इसके करीब से गुजरते हुए इसे एक नजर घूर कर जरूर देखते थे। वो अपने लिबास और हुलिये से साफ पहचानी जाती थी कि पंजाबी औरत है। खालिद साथ था, जिसने बंगालियों वाला धोती कुर्ता पहना हुआ था। इसने भोपाल के 2 टिकट ले लिए और जिस प्लेटफार्म से गाड़ी जाने वाली थी वहां आ गया। वहां मुसाफिरों का रश नहीं था, जिसकी वजह से इसे दूर से देखा जा सकता था। यहाँ पुलिस के सिपाही भी नजर नहीं आ रहे थे। एक कुली ने बताया कि दिन के 6 बजे से पहले कोई गाड़ी भोपाल सीधी नहीं जाएगी। रास्ते में गाड़ी बदलनी पड़ेगी। एक ट्रेन 2 बजे वाया कानपुर दिल्ली जा रही है। हमें कानपुर से भोपाल वाली गाड़ी पकड़नी थी। हम ट्रेन में बैठ गए। रजिया को कमांडो खालिद ने अपने साथ ही डिब्बे में बिठाया। मैं इसकी जेब में था। स्टेशन पर कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया था। ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। ये भी बड़ा थका देने वाला तवील सफर था। दूसरे दिन शाम के वक्त ट्रेन कानपुर पहुंची। यहाँ से हमें ट्रेन बदलनी थी और भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। हम एक प्लेटफार्म पर आकर बैठ गए। यही खालिद और रजिया ने खाना खाया। चूँकि हमारे पास कोई नहीं था,
इसलिए हम बेफिक्र होकर गुफ्तगू कर सकते थे। मैंने खालिद से कहा, मैं जेब से बाहर निकल रहा हूँ। इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। किसी की नजर पड़ गई तो नजरों में आ जाओगे। गाड़ी के आने में अभी 1 घंटा था। खालिद चाय की कैंटीन से चाय के गिलास ले आया। ये मिट्टी के गिलास थे। चाय पीने के बाद ये गिलास फेंक दिए जाते थे। खालिद और रजिया प्लेटफार्म के खाली बेंच पर बैठे थे। मैंने इसकी बगल वाली जेब में से गर्दन बाहर निकाली हुई थी। दूर रेलवे यार्ड पर शाम की स्याही इंजनों के धुओं में घुल मिल रही थी। इंजनों के इधर उधर शंट करने और डिब्बों के आपस में टकरा कर रुकने की आवाजें आ रही थीं। कानपुर का शहर बड़ा पुराना और गुंजान शहर है। इसका रेलवे स्टेशन भी वैसा ही पुराना और गुंजान था। लोगों के चेहरों से मालूम हो रहा था कि मुफलिसी का शिकार हैं और इन्हें पेट भर कर खाने को नहीं मिल रहा। कमांडो खालिद रजिया को तसल्ली दे रहा था कि वो परेशान न हो, हमारे आदमी इसको पाकिस्तान पहुंचाकर वापस आएंगे। मैं बीच में कोई एक आध बात कर लेता था। एक दरमियानी उम्र का दुबला पतला घुंघराले बालों वाला देहाती एक हाथ में छोटी सी गठड़ी पकड़े हमारे सामने से गुजरा। इसका रंग गहरा सांवला था और जिस्म हड्डियों का ढांचा लगता था। बालों में सफेदी झलक रही थी। वो जब करीब आया तो मैं खालिद की जेब के अंदर हो गया। 10-15 सेकंड बाद गर्दन बाहर निकाली। कमांडो खालिद रजिया से बातें कर रहा था। मैंने देखा कि घुंघराले बालों वाला उधीड़ उम्र देहाती हमसे चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया था। वो कभी सामने देखता, कभी ऊपर प्लेटफार्म की छत को देखता और कभी गर्दन मोड़कर हमारी तरफ देखने लगता। मैंने इस देहाती को देख लिया था। खालिद ने शायद इसे करीब से गुजरते हुए सरसरी नजर से ही देखा होगा। देहाती आदमी कोई 1-8 मिनट वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं से उल्टे पांव वापस हमारी तरफ आने लगा। हमारे करीब से गुजरते हुए इसने कमांडो खालिद पर एक गहरी निगाह डाली और आगे चला गया। मैंने खालिद से कहा, ये बूढ़ा देहाती तुम्हारी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। खालिद कहने लगा, मुझे देखने से इसे क्या मिलेगा? मेरा ख्याल है कि रजिया की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, कमांडर ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हें ही देख रहा था। मुझे ये CID का आदमी लगता है। कमांडो खालिद रजिया से बातें करते करते खामोश हो गया था। बूढ़ा देहाती 20-30 कदम आगे जाने के बाद वापस आ रहा था। मैंने खालिद से कहा, वो वापस आ रहा है, वो तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा देहाती हमारे करीब से गुजर गया। मैंने महसूस किया कि वो पहले की निस्बत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। इस दफा इसने हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी थी। जब वो आगे चला गया तो कमांडो खालिद कहने लगा, मुझे तो इसमें कोई CID वालों की बात नहीं दिखाई देती। आम सा देहाती बूढ़ा है, शायद अपने किसी साथी को इधर उधर देख रहा है। मैं खालिद की जेब से थोड़ी सी गर्दन निकाले बूढ़े देहाती को आगे की तरफ जाते बराबर देख रहा था। वो 10-12 कदम चलकर एक बार फिर रुक गया। अब वो वहीं एक तरफ होकर प्लेटफार्म की छत के आईनी सतून के पास बैठ गया। फिर इसने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और बीड़ी पीने लगा। मेरी निगाहें इस पर जमी हुई थीं। बीड़ी के 2-1 कश लगाने के बाद बूढ़े देहाती ने एक बार फिर मशकूक अंदाज में हमारी तरफ देखा। मैंने खालिद से कहा,